बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जी लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स की लास्ट टाइम हम एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से दो एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी। एक थी जी वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसको लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरी थी E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो एप्लीकेशन है लॉरेंट्ज़ फोर्स की, ये हमारी बुक में गिवन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो वेलोसिटी सिलेक्टर का टॉपिक था वो हमारी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल और कुछ एग्जांपल्स गिवन थी, जिसकी वजह से हमने वेलोसिटी सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया था। तो आज हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। E/m से क्या मुराद है? चार्ज टू मास रेशो। तो आज के टॉपिक में हम चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, याद होगा चैप्टर नंबर 12 में आपने मिलीकॉन्स मेथड में चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट की थी ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो आज आपने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि चार्ज टू मास रेशो आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, कि चार्ज टू मास रेशो को स्पेसिफिक चार्ज का भी नाम दिया जाता है। ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट मेजर्ड बाय J.J. थॉमसन इन 1897, कि 1897 में J.J. थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशो की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब वो वैल्यू क्या आई थी उसको हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, जिसकी वैल्यू क्या होगी? नॉन होगी। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि इन टू द पेज है, क्रॉस का मतलब इन टू द पेज, और अगर डॉट से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उस फील्ड का मतलब होगा आउट टू द पेज। तो ये परपेंडिकुलर फील्ड है जी, इन टू द पेज, यूनिफॉर्म है और इसकी वैल्यू हम जानते होंगे। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक चार्ज को परपेंडिकुलर पुट करते हैं। अब ये चार्ज कहाँ से आ रहा है? बेसिकली हमने किसी फिलामेंट को हीटअप किया होगा और उस पर पोटेंशियल अप्लाई करने से वो चार्ज क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे। तो सर्टेन पोटेंशियल प्रोवाइड करने पे जब चार्ज एक्सेलरेट करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन ऑफ बीम में से हम एक चार्ज को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो लेट करते हैं जी, वो इलेक्ट्रॉन एक जब इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगी। तो उस मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट की वजह से ये चार्ज अपने स्ट्रेट पाथ को छोड़ के कर्ड पाथ में बेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज को फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर किया गया है। तो ये चीज़ हम पहले के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे दोबारा डिस्कस की है कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, जो कि एक इलेक्ट्रॉन है, इसको जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर इंटर करेंगे तो इस चार्ज पार्टिकल पे ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने पाथ को कर्ड पाथ में बेंड कर देगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे पॉइंट्स की सिचुएशन में यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर चुके हैं कि लेट करें ये इलेक्ट्रॉन जब इस पॉइंट ए पे पहुँचेगा तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में अब नहीं जाएगा, बल्कि उस फोर्स के लगने की वजह से ये अपने पाथ को कर्ड पाथ में बेंड कर देगा। तो यहाँ से ये अपने पाथ को बेंड करेगा और इस पॉइंट बी पे पहुँचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन बी पॉइंट पे पहुँचेगा, अब भी यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी। तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में सीधा आना चाहता है विद वेलोसिटी v, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट बी पे भी मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से ये अपना पाथ कर्ड पाथ में बेंड करेगा। तो जैसे ही यहाँ से सी पे पहुँचेगा, अब सी वाले पॉइंट से ये विद वेलोसिटी v सीधा जाना चाहता है, लेकिन इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मौजूद है, जिसकी वजह से फोर्स लगेगी। उस फोर्स की वजह से ये फिर बेंड होगा और इस पॉइंट डी पे पहुँचेगा। जब डी पॉइंट पे पहुँचेगा फिर यहाँ पे भी मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होगा, तो उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये फिर बेंड होगा और पॉइंट ए पे पहुँचेगा।
इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा कि मैग्नेटिक फोर्स के लगने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है जी, रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है। ठीक है जी। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करते हुए। तो अब राइट हैंड पाम रूल मैं पहले की वीडियो में आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट रूल, ये सारे आपको अप्लाई करके हम बता चुके हैं। तो आज हम यहाँ पे इस फोर्स की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड द सेंटर। तो हर पॉइंट पे हम फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इस राइट हैंड में ये जो फिंगर्स हैं इनको आपने सेट करना होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब जो है ये आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट करना होगा, और ये पाम आपको बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। तो इस पाम पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो आपको फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। तब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम किसी भी एक पॉइंट पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, तो मैंने फिंगर्स को ये इनटू द पेज सेट किया। उसके बाद वेलोसिटी यहाँ पे देखिएगा इस डायरेक्शन में है, तो ये थंब इस डायरेक्शन में सेट हो गया। ठीक है जी, थंब आ गया वेलोसिटी, फिंगर्स आ गई फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये जो पाम है इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब याद रखिएगा ये जो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, यानी कि जो अपवर्ड फोर्स आ रही है ये हम पॉजिटिव चार्ज के लिए मेंशन कर रहे हैं। ये जो राइट हैंड रूल आप यूज़ कर रहे हैं, राइट हैंड पाम रूल, यहाँ पे ये जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही है ये प्रोटॉन के लिए होगी, लेकिन हम यहाँ पे आज के टॉपिक में इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए उस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो अगर प्रोटॉन के लिए अपवर्ड है तो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, डाउनवर्ड होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो हम इलेक्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो इस पॉइंट ए पे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी टूवर्ड द सेंटर। तो ये हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन आ गई। इसी तरह जब बी पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इनटू द पेज होगी। तो आप उन फिंगर्स को सेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास देखें इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर सेट हो गई, थंब डाउनवर्ड वेलोसिटी की डायरेक्शन में सेट हो गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया जी, पाम आ गया। तो उस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, लेकिन इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन प्रोटॉन के लिए है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो इसका रिवर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो सिमिलरली अगर ये प्रोटॉन के लिए फोर्स की डायरेक्शन है तो ये वाली आपके पास इलेक्ट्रॉन की फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसी तरह सी पॉइंट पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, डी पॉइंट पे ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो किसी भी पॉइंट पे आप फोर्स की डायरेक्शन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे लग रही है वो फोर्स की वैल्यू क्या है ये भी हम प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। डायरेक्शन आपने यहाँ से राइट हैंड पाम रूल यूज़ करके फाइंड कर ली, और इस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इसको हम प्रीवियस टॉपिक में पहले फाइंड कर चुके हैं। वो फोर्स क्या है उसी फोर्स को हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि देखें मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब Q हमारे पास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो हम माइनस का E लिखेंगे इंटू वी क्रॉस बी, वैसे का वैसे। अब इसको अगर आप क्रॉस को ख़त्म करेंगे तो इन वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं माइनस का ई वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये वेक्टर फॉर्म में हमने मैग्नेटिक फोर्स को मेंशन किया हुआ है। इसी तरह अगर आपको इस फोर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड मेंशन करनी है तो फिर ये एन कैप यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी वो आ जाएगी ई वी बी साइन थीटा। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया जी नंबर 1 का। और अब यहाँ पे याद रखिएगा जो एंगल थीटा है वो किसके बिटवीन है, V और B। तो V और B के बिटवीन अगर आप एंगल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये V है और B क्या है, इनटू द पेज। तो ये B आ गया और यहाँ पे हमारे पास ये V आ गया। तो एंगल क्या बन रहा है जी, 90। ठीक है, तो V और B के बिटवीन एंगल 90 है। तो जब 90 पुट करेंगे तो साइन 91 होता है। हमारे पास आंसर आ जाएगा F इज इक्वल टू EVB। सही हो गया जी, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है
कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स का बिहेवियर है वो सेम उसी तरह है जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड द सेंटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन क्या आ रही है, टूवर्ड द सेंटर। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का बिहेवियर सेम उसी तरह से है जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है। तो मैं यहाँ पे भी फिर मेंशन कर सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, और मैग्नेटिक फोर्स EVB होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r होता है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, चार्ज टू मास रेशो E/m चाहिए। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से एक v से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक v इस v से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे रह गया EB और यहाँ पे mv/r। अब यहाँ से हमें E/m फाइंड करना है, तो m मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला जो b है मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास E/m बराबर आ गया v/rb, इक्वेशन 3। तो ये चार्ज टू मास रेशो आ गई है। अब इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास E/m की वैल्यू आ जाएगी। अब वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें तो B तो हमें पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नॉन वैल्यूज़ होगी वो हम जानते होंगे, लेकिन ये जो V और R है ये हमें नहीं पता। तो हम वेलोसिटी और इस रेडियस को फाइंड करते हैं। V यहाँ पे वेलोसिटी है, B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और R क्या है, रेडियस। तो हम R और V को फाइंड करेंगे तब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। अब रेडियस को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और रेडियस को फाइंड कैसे कर सकते हैं ये बात आपकी बुक में बताई गई है। अगर आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो वहाँ पे भी तरीका मेंशन किया गया है, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फॉर द रेडियस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें नज़र नहीं आएगा, ना तो हम इसके आम आँख से देख सकते हैं, ना ही किसी सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके इसको देखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑर्डिनरी कंडीशंस पे ना तो हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, ना ही हम उस पाथ को देख सकते हैं जिस पाथ में वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, उस पाथ को विजिबल बनाना होगा जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब मेरे पास विजिबल पाथ आ जाएगा तो मैं फिर रेडियस को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, पाथ को विजिबल बनाना। अब पाथ को विजिबल हम कैसे बना सकते हैं इसका तरीका बुक वालों ने बताया हुआ है कि क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब में हम हाइड्रोजन या हीलियम की गैस भरेंगे। जब हम हाइड्रोजन की गैस से उस ट्यूब को फिल करेंगे तो उस ट्यूब के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करवाएंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को उस ट्यूब में भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पाथ में मूव करेंगे तो उनके आगे हाइड्रोजन के एटम्स भी आएंगे। तो जब वो पाथ में मूव कर रहे होंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स से कोलाइड करेंगे। तो उन हाइड्रोजन के एटम्स के साथ जब वो कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन उन हाइड्रोजन के एटम्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस रिज़ल्ट में जो हाइड्रोजन के एटम्स होंगे या हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में आ जाएंगे। तो इस रिज़ल्ट में डीएक्साइटेशन पे जब आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ आएंगे तो इस रिज़ल्ट में वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेंगे ड्यूरिंग डीएक्साइटेशन। तो उस टाइम जब एनर्जी रिलीज़ होगी जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन से ली थी वो एनर्जी जब रिलीज़ करेंगे तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। तो इस रिज़ल्ट में एक लाइट अपेयर होगी, उसकी जो रेंज होगी वो विजिबल रेंज होगी, और वो जो लाइट अपेयर होगी वो एक रिंग की फॉर्म में, ब्लू कलर के रिंग की फॉर्म में अपेयर होगी। जब वो रिंग अपेयर होगा तो उस रिंग का डायामीटर आप मीटर रॉड से फाइंड करेंगे, और उस डायामीटर को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। तो ये था तरीका रेडियस को कैलकुलेट करने का जो कि हमारी बुक ने मेंशन किया हुआ है।
जब आपको रेडियस मिल जाएगा उसके बाद आपको चाहिए होगा वेलोसिटी v। तो उस वेलोसिटी v को फाइंड कैसे करेंगे, अब हमने जो सर्टेन कंडीशन पे पोटेंशियल अप्लाई किया था स्टार्ट में, तो उस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे फॉर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल। ठीक है, जो हमने पोटेंशियल स्टार्ट में अप्लाई किया होगा तो उसकी वजह से जो एनर्जी गेन होगी, आप जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है, तो क्यू की जगह मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है। तो ये आ गई आपके पास एनर्जी ई वी, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वी चाहिए तो वी स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2e इंटू वी। ये v वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल है, तो 2ev डिवाइडेड बाय m। अब हमें तो चाहिए सिर्फ v, तो दोनों साइड्स पे क्या लेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे। ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जिसे हमने नाम दिया हुआ इक्वेशन 4 का। अब ये वाली वैल्यू पुटिंग द इक्वेशन 4 इनटू इक्वेशन 3, ये वैल्यू 4 वाली इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट कर दें। जैसे पुट करेंगे तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन क्या है जी, देखिएगा यहाँ पे इस इक्वेशन 3 में v की जगह हमने उस v की ये वाली वैल्यू पुट कर दी, तो ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद हमें अब इसे स्क्वायर रूट ख़त्म करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया, ई स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है कि एक m से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला एक m से कैंसिल और एक e से कैंसिल। यहाँ पे क्या रह गया e बाई एम, और यहाँ पे रह जाएगा 2v ओवर आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास चार्ज टू मास रेशो का रिलेशन है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए जब जे थॉमसन ने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास जो e बाई एम की फॉर इलेक्ट्रॉन वैल्यू आई, वो आई जी 1.75 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 11 कॉलम पर kg। कॉलम क्योंकि यहाँ पे e चार्ज है, तो चार्ज का यूनिट कॉलम है, मैस का यूनिट क्या होता है kg, तो कॉलम पर kg उसका यूनिट आ जाएगा। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इस टॉपिक की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। तो अब कुछ MCQs हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जिनको आपने याद रखना है। आप उनके फार्मूला को अगर रट्टा लगा लेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको MCQs में फ़ायदा दे, नहीं तो एंटी टेस्ट में तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहला नोट आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो E बाई एम की रेशो होती है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा रेशो इलेक्ट्रॉन की है, E बाई एम की रेशो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन से है, फिर प्रोटॉन की रेशो अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा है, फिर अल्फ़ा की जो रेशो होगी वो न्यूट्रॉन से ज़्यादा होगी। लेकिन न्यूट्रॉन का ज़ाहिर सी बात है चार्ज नहीं होता तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपने एक MCQs याद रखना है। उसके बाद है जी यहाँ पे 3-4 और MCQs हैं कि इफ़ टू चार्ज पार्टिकल्स विद चार्जेस Q1 एंड Q2 इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर विद सेम मोमेंटम, कि अगर दो चार्जेस हैं चार्ज पार्टिकल जिनमें से एक का चार्ज क्या है जी Q1 और दूसरे का क्या है Q2, इनको अगर इंटर किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, तो अगर दोनों को परपेंडिकुलर इंटर किया जा रहा है तो इसका मतलब दोनों सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, तो विद सेम मोमेंटम, और दोनों का मोमेंटम सेम है। ये वो कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि अगर मोमेंटम दोनों का क्या है सेम, देन आपने रेडियाई की रेशो फाइंड करनी है। दोनों चार्जेस के जो रेडियाई होगा उसकी रेशो आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो उसकी रेशो कैसे फाइंड करते हैं, आपने ये वाले दो फार्मूले यूज़ करने हैं। इन दो फार्मूले को यूज़ करते हुए आप ये रेशोज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इक्वेशन 3 वाला रिलेशन यूज़ किया यहाँ पे। तो इक्वेशन 3 से अगर आप यहाँ पे गौर से देखें E बाई एम इज इक्वल टू वी ओवर आर बी, तो इस रिलेशन से आपने E की जगह Q लिखना है, तो वो Q किसके इक्वल होगा, वो Q होगा एम वी ओवर आर बी, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आप देख लें, R यहाँ से कैलकुलेट कर लें, R इधर चला जाएगा, ये वाला R इस तरफ चला जाएगा, और ये वाला E इधर आके Q बन जाएगा। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ आपको यहाँ पे कि ये वाला E आ गया इधर और ये वाला R चला गया जी इधर, तो R आ गया इधर और E इधर आके क्या बन जाएगा Q, और ये वाला M डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो R किसके इक्वल आ गया, R बराबर है एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो यहाँ पे आप गौर से देखें
आर बराबर आ चुका है जी एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब ई की जगह क्यू लिखना है ना आपने, ठीक है। तो अब एम भी कांस्टेंट दोनों का, और v जो है वो जाहिर सी बात है मोमेंटम अगर सेम है तो v भी कांस्टेंट, और b तो आपने एक b लिया हुआ था, उसमें दोनों चार्जेस को आपने इंटर किया हुआ है, तो वो b भी क्या है यूनिफॉर्म कांस्टेंट। पीछे रह जाएगा सिर्फ q, तो r जो होगा वो q के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे हमें चाहिए रेडिया की रेशो, तो R1 ओवर R2 होगा, तो जो रेशो होगी वो इन्वर्स है ना Q के साथ, तो वो क्या बन गई Q2 ओवर Q1 बन जाएगी। तो ये आपने फार्मूला याद रखने हैं, MCQs में ये जो ऑप्शन आएगी उसको आपने सेलेक्ट करना होगा अगर ये वाली स्टेटमेंट आती है तो। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, इफ़ टू चार्ज पार्टिकल्स, सारी स्टेटमेंट यही होगी, सिर्फ आपने यहाँ पे चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विद सेम स्पीड, इस बार स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम है तो फिर आपके पास रेडियाई का जो रिलेशन होगा या रेशो होगी वो क्या होगी, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू M1 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय Q2 ओवर Q1। मैस के साथ रेडियाई का रिलेशन डायरेक्ट है और चार्ज के साथ क्या है इनवर्स है। अभी भी आप यही वाली इक्वेशन यूज करेंगे। देखें स्पीड कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, तो मैस के साथ रिलेशन आर का क्या आ रहा है डायरेक्ट, और चार्ज के साथ क्या आ रहा है इनवर्स। तो देखें मैस के साथ डायरेक्ट, चार्ज के साथ इनवर्स, तो ये वाला फार्मूला भी इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करके बनाया गया है। उसके बाद थर्ड पे आते हैं जी, इफ़ टू चार्ज पार्टिकल्स, सारी स्टेटमेंट वही होगी, सिर्फ एंड पे कंडीशन चेंज है कि एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। इस बार पोटेंशियल सेम है, तो अगर सेम पोटेंशियल है तो फिर आपके पास जो रेडियाई की रेशियो आएगी वो ये रिजल्ट होगा। तो इसको आपने याद रखना है। अब ये रिलेशन कहाँ से आया, आप इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी लास्ट में, इफ़ टू चार्ज पार्टिकल, सेम यही स्टेटमेंट है लेकिन एंड पे क्या है विद सेम काइनेटिक एनर्जी। इस बार काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो फिर आपके पास जो रिलेशन आएगा रेडियाई की रेशियो होगी वो होगी R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू, चार्ज अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और चार्ज की रेशो इन्वर्स होगी रेडियाई के हिसाब से, और मैस की रेशो स्क्वायर रूट में रहेगी लेकिन वो डायरेक्ट होगी M1 ओवर M2 का स्क्वायर रूट। तो ये वाला रिलेशन भी इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके यूज़ किया गया है। तो ये आप खुद कोशिश करके ये रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई कहीं से तो आप उस वीडियो को दोबारा देखें। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।